सभी को नमस्कार। आज हम अव्ययी भाव समास के अंतिम प्रकरणों की ओर चल रहे हैं। अव्ययी भाव समास में कल हमने एक विशेष सूत्र के आधार पर उदाहरण सिद्ध किए थे, जो विभक्ति अर्थ में, समीप अर्थ में, समृद्धि आदि अर्थों में प्रयोग किए गए थे। और पाणिनि का मुख्य सूत्र भी वही है जिसके आधार पर हम अव्ययी भाव समास पढ़ा करते हैं। और सामान्य सी जो परीक्षाएं होती है उनमें तो इसी सूत्र के आधार पर और इसके जो उपसर्ग या अव्यय जो पढ़े थे उसके आधार पर ही उदाहरण पूछे जाते हैं। लेकिन और विशेष परीक्षाओं के लिए थोड़ा सा आगे पढ़ने की ज़रूरत है। यद्यपि कभी कभी रीट में मान लो कोई इस तरह का शब्द भी आ जाए तो भी उसको हम इस जो हमारी आज की क्लास है इसके अनुसार भी हम उसको पढ़ें, ताकि इस तरह के कोई शब्द आने पर भी उसमें हम सही समास भर सकें। तो देखिए, कुछ और विशेष अव्ययी भाव समास में वो इस प्रकार है। कल हमने पढ़ा था कि जो पूर्व पद प्रधान है वो अव्ययी भाव समास होता है और उसमें पहला पद एक अव्यय के रूप में प्रयुक्त होता है। लेकिन अब उससे आगे चलकर एक प्रश्न, एक जिज्ञासा होती है स्टूडेंट्स की कि क्या पूर्व पद प्रधान ही अव्ययी भाव समास है, इसके अलावा और कोई दूसरी तरह का अव्ययी भाव समास हो सकता है या नहीं हो सकता है। इस तरह की जिज्ञासाओं में अब आज का ये प्रकरण इस प्रकार है। देखिए, तो पूर्व पद प्रधान के बाद दूसरा जो क्रम आता है हमारा वो आता है उत्तर पद प्रधान। अव्ययी भाव प्रायेण पूर्व पद प्रधान है अव्ययी भाव समास, जिसमें प्राय पहला पद प्रधान होता है वो अव्ययी भाव समास होता है। अधिकांश उदाहरणों में ऐसा पाया जाता है। लेकिन उसके अलावा भी अव्ययी भाव समास होता है और वो सबसे पहला क्रम पढ़ रहे हैं हम, उत्तर पद प्रधान। उत्तर पद प्रधान अव्ययी भाव समास का मतलब जिसमें दूसरा पद प्रधान हो। अब तक जितने भी उदाहरण पढ़े थे हमने कल, वो सभी में पूर्व पद प्रधान था, क्योंकि उनका प्रथम पद एक अव्यय के रूप में था। उत्तर पद प्रधान अव्ययी भाव समास क्या होता है, तो याद रखें कि जब वो आपका अव्यय प्रथम पद के रूप में रहे तब वो पूर्व पद प्रधान अव्ययी भाव समास होगा, और अगर वो आपका अव्यय उत्तर पद में स्थापित हो जाए तब वो आपका उत्तर पद प्रधान अव्ययी भाव समास होता है। तो पाणिनि ने पूरे वेदों को खोज करके, उनका अध्ययन करके और ये देखा, ये पाया कि ये शब्द इस तरह के हैं जिनमें समास अव्ययी भाव होगा, लेकिन इनमें उत्तर पद की प्रधानता मिलेगी। तो ऐसे दो सूत्र बनाए पाणिनि ने, जिसको हम सरलता के रूप में ऐसे पढ़ सकते हैं कि उत्तर पद प्रधान अव्ययी भाव समास के लिए ये जरूरी होगा कि वहाँ प्रति और परि इन दो उपसर्गों को, दो अव्ययों को इसके अंतर्गत लिया गया है। अगर किसी पद में, उत्तर पद में प्रति और परि है, इसका मतलब वो आपका उत्तर पद प्रधान अव्ययी भाव समास है। तो बिल्कुल सरल है। आपके मन की जिज्ञासा है कि उत्तर पद प्रधान अव्ययी भाव समास क्या होता है, किस तरह का होता है। दो ही बात याद रखनी है कि उसका उत्तर पद में प्रति और परि मिलेगा, और वहाँ भी कुछ निश्चित उदाहरण ही मिलेंगे। जैसे दो सूत्र बनाए थे उन्होंने, सुप्रतिना मात्रार्थे, कि मात्रा अर्थ में प्रति आएगा और अक्ष शलाका संख्या के साथ परि आएगा। वहाँ तीन शब्द निश्चित है, उनके साथ परि शब्द होगा। तो हम तो यही देखें कि हमारा तो पैराग्राफ में ऐसा शब्द होगा कि उसमें प्रति या परि पीछे लिखा होगा और वहाँ समास पूछेगा तो वहाँ अव्ययी भाव समास आपको उत्तर भरना है। दूसरी बात, अगर और कुछ विशेष पूछता है उसमें किस तरह का अव्ययी भाव है, तो उसमें आपको उत्तर पद प्रधान भरना है। ये स्पष्ट अंतर है जिससे हम आराम से यहाँ तक पहुँच सकते हैं। तो देखिए, जैसे एक उदाहरण लिखा मैंने, सूप प्रति लिखा, इसी तरह जैसे साख प्रति लिखा, इसी तरह जैसे मान लो ज्ञान प्रति लिखा। यानी उत्तर पद के रूप में प्रति आ रहा है,
तो वहाँ हमारा उत्तर पद प्रधान अव्ययी भाव समास है। अब विग्रह करते हैं। सुपस्य लेसय, लेसय शब्द यह मात्रा अर्थ में है, अर्थात सूप कहते हैं दाल को, दाल की कमी। तो यहां देखिए मात्रा अर्थ है, मात्रा अर्थ में प्रति का प्रयोग हुआ है और प्रति उत्तर पद में है, इसलिए ये उत्तर पद प्रधान कहलाएगा। तो देखा हमने कि बाद में प्रति आना, सभी का विग्रह ऐसे कैसे, सभी में आपको लेसय लगाना है और पहले में षष्ठी लगानी है। तो साकस्य लेसय, ज्ञानस्य लेसय। इसी तरह ज्ञानस्य लेसय। दूसरा उपसर्ग था परि, वो भी अगर उत्तर पद में आएगा तब भी उत्तर पद प्रधान होगा। तो दो ही उपसर्ग के उदाहरण मिलेंगे, प्रति और परि के। प्रति का लेश अर्थ में प्रयोग किया जाता है और परि का द्युत क्रीड़ा में इसका प्रयोग किया गया कि जहाँ पर अक्ष यानी पासों से हारा, सलाका से हारा, एक से हार गया, इस तरह के जो शब्द आएंगे वहाँ निश्चित शब्द है, उनके आधार पर भी उत्तर पद प्रदान होता है। जैसे अक्ष परि, तो यहां थोड़ा विग्रह इस तरह से करते हैं। अक्षयी विपरीतम वृत्तम, अर्थात अक्षों के विपरीत पड़ने पर हार गया, इस तरह का द्युत क्रीड़ा के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। सलाकया विपरीतम वृत्तम, इसी तरह एकेन विपरीतम वृत्तम, एक है जैसे सलाका परि, इसी तरह जैसे एक उदाहरण लिखा एक परि, एकेन विपरीतम, यहां एकेन हो जाएगा और यहां सलाकया हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। तो ये उत्तर पद प्रधान अव्ययी भाव समास समाप्त हुआ। दो बात याद रखनी है, प्रति और परि के रूप में शब्द समाप्त होगा, उसके अंत में ये दोनों मिलेंगे। प्रति के साथ लेसय विग्रह करना है, इसमें विपरीतम वृत्तम करना है, तृतीय विभक्ति। ये जुआ के खेल से संबंधित शब्दावली के लिए परि शब्द पर में जोड़ा गया है। इस तरीके से हम उत्तर पद प्रधान को पढ़ सकते हैं। एक दूसरा इससे अगला क्रम आया अन्य पद प्रधान। अन्य पद प्रधान अव्ययी भाव समास। देखिए ध्यान से, वैसे तो अव्ययी भाव समास ये कहा गया कि जिसमें पूर्व पद प्रधान होता है, लेकिन अब याद रखें अव्ययी भाव समास उत्तर पद प्रधान भी हो सकता है, अव्ययी भाव समास हमारा अन्य पद प्रधान भी हो सकता है। अन्य पद प्रधान के लिए याद रखें कि यहाँ अन्य पद प्रधान से तात्पर्य बहुब्री जैसी स्थिति होगी, उसका विग्रह बहुब्री की तरह होगा। जैसे एक उदाहरण लिखा, उन्मत्त गंगम, अब इसका विग्रह बहुब्री की तरह करेंगे, उन्मत्ता गंगा यस्मिन, उन्मत्ता गंगा यस्मिन, उसको कहेंगे उन्मत्त गंगम। समझ जाइए कि यहाँ पर इस शब्द से ही पता लग रहा है कि यह अव्ययी भाव समास है। गंगा शब्द को यहाँ ह्रस्व करके अम किया जा रहा है, अव्ययी भाव की पहचान के अंतर्गत आ रहा है। अव्ययी भाव की पहचान यहाँ सब जगह भी दिखाई दे रही है कि यहाँ ई है अंत में और विसर्ग का प्रयोग नहीं है, और उसी प्रकार यहाँ पर भी अम आ रहा है आकारांत शब्द के पश्चात। लेकिन ये जो अव्ययी भाव समास है इसका नाम होगा अन्य पद प्रधान, क्योंकि इसका विग्रह बहुब्री जैसा है। उन्मत्त होती हुई गंगा निकलती है जिस देश में, उसका नाम है उन्मत्त गंगम। तो याद रखें यहाँ ये नदीवाचक शब्द का ही प्रयोग किया गया है, और ऐसे 3-4 उदाहरण पाणिनि को मिले हैं, उसके आधार पर ये सूत्र बनाया उन्होंने, और उनको भी अव्ययी भाव समास को अन्य पद प्रधान के रूप में लिया। एक है जैसे लोहित गंगम, तो यहाँ भी स्पष्ट है गंगम लिखा हुआ है, तो लोहिता गंगा यस्मिन, लाल वर्ण की गंगा है। इसी तरह यहाँ कोई गुणवाचक रंगवाचक आ सकते हैं,
कृष्ण गंगम भी हो सकता है, तो उसको कहेंगे कृष्णा गंगा यस्मिन। तो यहाँ यस्मिन जैसा विग्रह कर रहे हैं, इसलिए ये अन्य पद प्रधान अव्ययी भाव समास है। अन्य पद प्रधान बहुब्री होता है, लेकिन जैसे पूछा जाए कौन सा अन्य पद प्रधान बहुब्री नहीं है, तो गंगम शब्द बाद में होगा और उससे पहले उसका कोई विशेषण के रूप में प्रयोग किया जाएगा, तब वो आपका अन्य पद प्रधान अव्ययी भाव समास होगा। तो पहले पढ़ा हमने पूर्व पद प्रधान, वो मुख्य अव्ययी भाव समास के उदाहरण थे, मुख्य उसी से लिया जाता है, उसमें पूर्व पद प्रधान होता है, प्रायण करके अधिकांश उदाहरण वहीं लिए गए। यहाँ इसके ये गौण उदाहरण है, उत्तर पद प्रधान के रूप में, अन्य पद प्रधान के रूप में। अब इसके आगे देखिए, इससे आगे हम दूसरा और इसके जो भेद हैं उनको पढ़ रहे हैं। भाव की 3 प्रकार हम पढ़ चुके हैं। पूर्व पद प्रधान पढ़ लिया हमने, उत्तर पद प्रधान पढ़ लिया है, और इसके बाद हमने अन्य पद प्रधान पढ़ लिया है। अन्य पद प्रधान के रूप में गंगम शब्द याद रखना है, उससे पहले उसका कोई विशेषण। उत्तर प्रधान में आपको, उत्तर पद प्रधान में केवल 2 उपसर्ग बाद में देखने हैं, प्रति और परि। शॉर्ट विषय वस्तु के साथ इस तरीके से पढ़ें। अब देखिए इसके बाद एक और जिज्ञासा, क्या यही अव्ययी भाव समास समाप्त हो जाता है? हम पूरा पढ़ेंगे कि अव्ययी भाव समास में क्या क्या हो सकता है, उसके आधार पर पूरा पढ़ने के बाद फिर हमारे पास 3 समास रह जाएंगे, तत्पुरुष, बहुब्री और द्वंद्व, और उनकी भी एक अलग अलग क्षेत्र है जिसके आधार पर उनको भी हम आसानी से पहचान सकेंगे। और यही समास पढ़ने का प्रयोजन भी यही है कि किस प्रकार हम शब्दों में समास बताएं। तो अब अगला क्रम आता है कि संख्या वाला शब्द भी अव्ययी भाव समास हो सकता है। अब तक हमने पढ़ा था कि पूर्व पद में कोई अव्यय आएगा या उत्तर पद में अव्यय आ जाएगा, ठीक है, अन्य पद प्रधान में गंगा शब्द के साथ होगा। संख्या वाला भी अव्ययी भाव हो सकता है। वैसे संख्या वाला द्विगु होता है, और ये प्रश्न आता है निम्नलिखित में से द्विगु समास किस में नहीं है, तो याद रखें अब संख्या वाला अव्ययी भाव कौन कौन सा हो सकता है। यहाँ 2 बातें लिखी गई, एक तो है नदी विश्चय और एक है संख्या वंशेन। ये 2 सूत्र पाणिनि ने संख्यावाचक शब्दों के साथ अव्ययी भाव समास के लिए निर्धारित किए कि इनके आधार पर जो शब्द बनेंगे वो उनमें समास अव्ययी भाव होता है। तो नदी विश्चय के साथ कहा कि कोई भी नदीवाचक शब्द से पूर्व अगर संख्या आ जाती है और वहाँ समाहार अर्थ में कोई समास होगा तो वो हमारा अव्ययी भाव समास ही कहलाएगा, उसमें हम द्विगु नहीं भरें। और यहाँ पर भी संख्या वंशेन, इसमें भी यही कहा कि अगर संख्या है और उसके बाद में कोई वंशवाचक शब्दों का प्रयोग होता है जो विद्या और वंश से प्राप्त हो सकते हैं, तो ऐसी स्थिति में वंश में होने वाला। तो यहाँ इन 2 तरह के जो संख्यावाचक पूर्व पद के उदाहरण मिलेंगे हमको, वहाँ भी अव्ययी भाव समास करेंगे, लेकिन वहाँ अव्ययी भाव समास की जो शर्तें हैं पद के बाद की, वो उसके साथ लागू होनी चाहिए। जैसे मान लो आपने एक शब्द लिखा, ये जैसे पंचगंगम, इसका मतलब यहाँ संख्या है और ये नदी है, और उसके साथ साथ ये अम आ रहा है, अम अव्ययी भाव की पहचान में आता है। इसका मतलब यहाँ अव्ययी भाव समास भरेंगे, इसमें हमको द्विगु नहीं भरना है। अब यहाँ विग्रह क्या करेंगे, पंचानाम गंगा नाम समाहार है, इस तरह का विग्रह हमको नदियों में करना है, संख्या में षष्ठी करके, और यहाँ उस शब्द में बहुवचन का प्रयोग करेंगे और उसके पश्चात समाहार कर देंगे। तो पंचानाम गंगा नाम समाहार है। इसी तरह से दूसरा लिखा द्वियमुनम, यहाँ भी नदीवाचक और पहला पद संख्या है, तो द्वयो यमुनयो समाहार है, द्वयो यमुनयो समाहार है। द्विवचन में द्वयो होगा
और फिर उसके साथ समान विशेषण विशेष्य के रूप में यमुनयो रहेगा। बाकी 3 और उसके बाद में बहुवचन का प्रयोग करेंगे, त्रयाणाम, चतुर्णाम, पंचानाम, षण्णाम, सप्तानाम। यहाँ हमको द्वयो लिखना है, द्वयो यमुनयो समाहर। इसी तरह से एक लिखा जैसे सप्त यमुनम, सप्तानाम, यमुना नाम समाहार है। इसी तरह जैसे लिखा पंच नदम, पंचानाम, नदी नाम समाहार है। इसी तरह जैसे सप्त गोदावरम, सप्तानाम गोदावरी नाम समाहार है। बाद में नदी का नाम हो, पहले संख्या हो, उसके साथ अव्ययी भाव समास का प्रयोग किया जाएगा। नदी के साथ समाहारार्थी रहेगा। तो याद रखें, संख्या के बाद नदी आने पर हमको अव्ययी भाव समास भरना है। नदी वाचक शब्द भी आ सकता है, नदी नाम भी आ सकता है, पंचनदम भी हो सकता है, लेकिन जो नदी संज्ञक शब्द होते हैं उनको इसमें ग्रहण नहीं किया गया है। नदी वाचक को ही ग्रहण किया गया है, नदी संज्ञक को नहीं। नदी संज्ञक होते हैं दीर्घ इकारांत, दीर्घ उकारांत शब्द, उनको यहाँ नहीं लिया गया है। इसके बाद एक ये है आपका संख्या वंशेन। इसमें 2 तरह के वंशवाचक जो शब्द लिए हैं, एक है जैसे त्रिमुनि, एक लिखा जैसे द्विमुनि। बहुत कम उदाहरण, क्योंकि अधिकतर संख्यावाचक जो उदाहरण होंगे वो द्विगु के अंतर्गत जाएंगे। लेकिन हमको इस तरीके से तैयारी करनी है कि हम हर संख्यावाचक शब्द का सही तरीके से समास बता सकें। तो जिस दिन हम द्विगु पढ़ेंगे तब हम स्पष्ट करेंगे कि द्विगु में कौन कौन नहीं आएंगे। तब आपको ये बात याद रखनी है कि संख्या प्लस नदी नहीं आएगी, और ये द्विमुनि, त्रिमुनि, इस तरह के जो संख्या वंशेन हैं वो भी उसके अंतर्गत नहीं आएंगे। यहाँ 2 तरह की बात है, थोड़ा सा इस तरह से पढ़ना है हमको कि त्रिमुनि में जैसे इस तरह का विग्रह आता है, त्रयो मुनयः वंश्या, इसी तरह द्वौ मुनि वंश्यौ। ऐसी स्थिति में यहां हमको अव्ययी भाव भरना है। त्रयो मुनयः वंश्या, 3 मुनियों का व्याकरण और 2 मुनियों का व्याकरण, इसके आधार पर इसमें हमको अव्ययी भाव समास भरना है। इसकी ये पहचान है, देखिए ध्यान से, कि संख्या है, उसके बाद मुनि शब्द लिखा है, लेकिन विग्रह से ज़्यादा स्पष्ट होगा। त्रिमुनि द्विमुनि में द्विगु भी हो सकता है। अगर उसको हम विग्रह इस तरह का करें, त्रयाणाम मुनीनाम समाहार है, तब हमको यहाँ द्विगु भरना होगा। अगर मान लो विग्रह के रूप में प्रश्न पूछा जाता है, उसमें यह कहा जाता है त्रयाणाम मुनीनाम समाहार है, त्रिमुनि त्रय समास है, तब द्विगु भरना है। और अगर यह आता है त्रयो मुनियः वंश्या त्रिमुनि, तब हमको भरना है कौन सा? अव्ययी भाव। विग्रह के रूप में इस तरह से स्पष्ट उत्तर है, लेकिन कभी क्वेश्चन इस तरह से पूछ ले जाए कि त्रिमुनि में कौन सा समास है, तब आपके सामने एक संकट होगा कि हम द्विगु भरें या ये भरें। तब अगर त्रिमुनि द्विमुनि में समास पूछा जाता है, तो जिस शब्द को जहाँ उसका निर्वचन किया गया है, जहाँ उसका उपदेश किया गया है, तो उसको प्रथम दृष्टि में वहीं का समास माना जाएगा। तो इसको, इन उदाहरणों को अव्ययी भाव में लिया गया है। तो अगर मान लो उसके बाद में विग्रह आदि नहीं आते हैं, तब आपको उसको अव्ययी भाव ही उत्तर भरना है। और इस तरह से विग्रह आए तब अपना अपना उत्तर है, स्पष्ट है। इसी तरह जैसे 21 भारद्वाजम, 21 भारद्वाजा, 21 भारद्वाजा वंश्या। शब्द को देख करके तो हम आराम से उत्तर दें, 21 भारद्वाजम हमारा संख्या और मुनि का नाम है, और ये विद्या और वंश रूपी जो मुनि है, उसके आधार पर इसको अव्ययी भाव समास कहेंगे, या विग्रह के रूप में इस तरह का प्रयोग करेंगे।
3 उदाहरण इसके याद रखने हैं हमको, संख्या वंशेन के रूप में त्रिमुनि, द्विमुनि, एक विंशति, भारद्वाजम, और उसके रूप में आपको ये है आपका संख्या प्लस वाला अव्ययीभाव समास, जिसमें पहला पद संख्या होता है। अब बिल्कुल ऐसे शॉर्ट में पढ़े हम अव्ययीभाव समास को। पहला नियम कौन सा पढ़ा, पूर्व पद प्रधान के जो उपसर्ग थे उनके क्या क्या अर्थ थे उसके आधार पर पढ़ेंगे। दूसरा पढ़ा हमने उत्तर पद प्रधान में 2 पढ़े, कौन कौन से, प्रति और परि के रूप में पढ़ा। तीसरा हमने पढ़ा अन्य पद प्रधान का, उसमें केवल गंगम शब्द आया। चौथे में हमने पढ़ा संख्या वाला अव्ययीभाव समास कौन सा होता है। तो 2 चीज़ें पढ़ी इसमें, एक नदी विश्चय और एक संख्या वंशेन। इससे आगे देखिए आप थोड़ा सा। अब देखिए इसके बाद संख्या के पश्चात और भी कुछ पाणिनि ने अव्ययीभाव समास के बारे में कुछ ऐसा कहा है कि कुछ ऐसे उदाहरण पढ़े हमने, जैसे अप, परि, बहि। एक पढ़ा हमने जैसे आंग, एक पढ़ा हमने जैसे यावत। इनके आधार पर देखिए, सबसे पहला जो नियम पढ़ा था हमने अव्ययीभाव समास का, उसमें कुछ उपसर्ग निम्नलिखित अर्थों में आए थे, अपने अपने अर्थों में दिए गए थे। तो उनमें कुछ इन उपसर्गों का प्रयोग नहीं हुआ, जैसे अप का नहीं हुआ, परि का नहीं हुआ, बहि का नहीं हुआ, आंग का नहीं हुआ, यावत का नहीं हुआ। तो क्या उनमें अव्ययीभाव समास नहीं होता है, ये प्रश्न उठता है। तो याद रखें, अव्ययम विभक्ति समीप समृद्धि का जो मुख्य सूत्र पाणिनि ने बनाया है, उसमें उस सूत्र का योग विभाग किया है। और योग विभाग करने का तात्पर्य ये होता है कि उसमें उनके अलावा और भी अव्ययों का प्रयोग किया जा सकता है। अब और भी जो अव्ययों का प्रयोग किया जा सकता है, तो वो और कौन कौन से हो सकते हैं और किस किस के रूप में पाणिनि ने अलग से सूत्र भी बनाए हैं, उनके आधार पर भी अव्ययीभाव। जैसे अपदिशम एक उदाहरण पढ़ा, तो अपदिशम में दिशि और मध्य इस तरह का विग्रह किया, तो वहाँ भी तो अव्ययीभाव समास है, यद्यपि उसमें अप उपसर्ग नहीं आया था। तो अब यहाँ ऐसे कुछ विशेष उपसर्गों को हम पढ़ रहे हैं और अव्ययों को पढ़ रहे हैं, जिनमें भी अव्ययीभाव समास किस तरीके से होता है। तो यहाँ इन 2 के लिए तो एक विभाषा का प्रकरण स्टार्ट हुआ कि ये विकल्प से समास होते हैं इनके साथ। विकल्प से समास का मतलब कि उनका विग्रह वाक्य भी रहता है और समास भी होता है। तो जैसे अप, जैसे एक लिखा अप विष्णु, एक लिखा जैसे परि विष्णु, एक लिखा जैसे बहिर्वनम, एक लिखा जैसे आ मुक्ति। इसका उदाहरण है यावत श्लोकम। देखिए ये दोनों विभाषा के प्रकरण। विभाषा का प्रकरण का तात्पर्य यह है कि इसका जो विग्रह होगा, जैसे आ मुक्ते, ये इसका विग्रह है। इसका विग्रह है बहिर्वनात्, इसका है परि विष्णु, और इसका है अप विष्णु। अब तक के जितने भी आपने अव्ययीभाव समास के उदाहरण पढ़े थे, उनका विग्रह और इनके विग्रह में कुछ अंतर नजर आ रहा होगा आपको। उनके विग्रह में हम उन उपसर्गों का या उन अव्ययों का अर्थ विग्रह में प्रदर्शित करते थे। जैसे उप आता था तो उसको समीपम लिखते थे, जैसे इति आता था तो उसको शब्द से प्रकाशय भरते थे, और अनु आता था तो उसको हम पश्चात भरते थे। प्रति अगर बाद में भी आया तो उसको ले से किया था। लेकिन यहाँ देख रहे होंगे आप, इन 4-5 के साथ, चारों के साथ हम विग्रह में भी उन उपसर्गों का या अव्ययों का ही प्रयोग कर रहे हैं। तो ये समझ जाओ कि इनके साथ जहाँ उपसर्ग पंचमी युक्ति आती है इनके चारों के साथ, तो पंचमी के रूप में इनका जो विग्रह है उससे उसका जब समास बनाएंगे तो अप लिखेंगे, विष्णु का मूल शब्द लिखेंगे, यहाँ बही लिखेंगे और वन शब्द का मूल शब्द लिखेंगे, ए आ रहा है तो अम कर देंगे।
यहाँ भी आ लिखेंगे और उसका मूल शब्द लिखेंगे आमुक्ति। तो इस तरीके से आमुक्ति का अर्थ है मुक्ति पर्यंत, मुक्ति तक, और आ का प्रयोग बहुत ज़्यादा होता है। ऐसा उदाहरण आ सकता है आपके रीट लेवल में, ऐसा उदाहरण आ सकता है। क्यों? क्योंकि कोई पैराग्राफ होता है उसमें जैसे ऐसा वाक्य आ जाता है आ विद्यालयात या आ विद्यालयम सर्वे बालका गच्छन्ति, तो वहाँ आ विद्यालयम जैसा शब्द आता है, तब भी वहाँ आपका अव्ययीभाव समास है। आ को देख करके उपसर्ग माने, उसके पीछे अम माने, और उसके साथ इनमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो ये समस्त पद है, इसका विग्रह भी प्रयोग किया जाता है, इसलिए वैकल्पिक समास माने गए, यानी इसका भी प्रयोग कर सकते हैं और इसका भी कर सकते हैं। आ का महत्वपूर्ण है, इसमें आ और बही वाले दोनों ज़्यादा आते हैं, तो इसमें बहिर्वनात् पंचमी आएगी बही के साथ, फिर आ के साथ। ये कारक में भी पढ़ेंगे और कारक में इनमें पंचमी विभक्ति का, उस कारक के नियम से पंचमी पढ़ करके ये इस तरह का समास पढ़ लेंगे। यहाँ भी देख रहे होंगे आप, यावत श्लोकम में आपसे अगर समास पूछा जाए तो हम आराम से देंगे कि यावत एक अव्यय है, पीछे श्लोक में अम आ रहा है, इसका मतलब यहाँ भी कौन सा अव्ययीभाव। यावन्तः श्लोकः, यावन्तः श्लोका, इस तरह का ये यावत अवधारण अर्थ में जितने श्लोक उतनी बार प्रणाम, तो ये यावन्तः श्लोका, इस तरह का विग्रह में यावत शब्द है और उसके पीछे श्लोक शब्द है, और यहाँ इष्टुत्व संधि है और उसके साथ छत्तु संधि भी है। तो ये कुछ और उपसर्ग थे जिनको हमने उस प्रथम नियम में नहीं पढ़ा है, उसके अनुसार नहीं है, ये दूसरी तरह के विग्रह के रूप में इनका प्रयोग किया जा सकता है। इसके साथ ही इसमें कुछ निपातित से उदाहरण भी लिखे उन्होंने, जैसे इनको केवल आपको नाम याद रखना है, जैसे तिष्ठत गु, जैसे है आयति गवम, और एक लिखा जैसे पारे गंगम, और एक है मध्य गंगम। इनमें भी इनको चाहे विग्रह के रूप में याद नहीं रखें, क्योंकि ये निपातित उदाहरण है। निपातित का मतलब ये होता है कि पाणिनि के सूत्रों में ही इन शब्दों का प्रयोग हुआ है और वो निपातित मान लिए गए, किसके? अव्ययीभाव समास के। तो तिष्ठन्ते गावो यस्मिन काले, इस तरह का विग्रह करेंगे। आयत्य गावो यस्मिन काले, इस तरह का विग्रह करेंगे। ये पारे गंगम, गंगाया पारात, गंगाया मध्यात, इस तरह का विग्रह। जब पारे और गंगे, पारे और मध्य शब्द पहले आएगा और उसके पश्चात ये शब्द आएगा, तो वहाँ निपातित अव्ययीभाव, इनमें भी हमको अव्ययीभाव समास उत्तर भरना है। यहाँ तक की पूरी जो विषय वस्तु है वो अव्ययीभाव समास के रूप में है। अब बिल्कुल एक एक जितने भी आपने वर्ग पढ़े अव्ययीभाव समास के, एक एक अलग अलग खंड बना लें कि सबसे पहला तो मुख्य अव्ययीभाव समास के उदाहरण थे जिसमें बहुत सारे अव्यय पढ़े थे हमने। उसके बाद एक एक बिंदु है शॉर्ट टाइप कि उत्तर पद प्रधान, अन्य पद प्रधान, संख्या वाला अव्ययीभाव समास, और उसके बाद ये विशेष उदाहरण, इस तरह के जो प्रयोग पढ़े। लास्ट में ये अव्ययीभाव समास पूरा होता है, लेकिन इस अव्यय समासों के अंतर्गत एक नया नाम और आता है, और उस नए नाम का उच्चारण है, उसको कहते हैं समासांत। इसका एक अधिकार है। देखिए इसको समझिए क्या है ये समासांत के रूप में। बिल्कुल सरल विषय वस्तु है और उसको आराम से पहचानेंगे। ऐसे जो चीज़ आपने कभी पढ़ी नहीं, जो अन्य विषयों के विद्यार्थी है वो भी इसको आसानी से पढ़ सकेंगे। समासांत से तात्पर्य वो है कि जहाँ समास हो जाता है और समास के बाद, समास किए जाने के बाद जो बाद का पद होता है उत्तर पद, उसके बाद में कोई प्रत्यय जोड़ करके उस शब्द को बनाया जाता है, उसको कहते हैं समासांत। जैसे 4 मैंने उदाहरण दिए। एक उदाहरण दिया मैंने पंचगंगम, एक उदाहरण दिया मैंने पंचनदम, एक उदाहरण दिया मैंने द्वियमुनम, और एक लिखा मैंने इति हरि। अब मैंने आपसे पूछा कि बताओ इसमें समासांत का उदाहरण कौन सा है। तो समासांत बिल्कुल सरल है। देखिए
समासांत को आप इस तरीके से पहचानें, समासांत का मतलब है जहाँ दोनों पदों में समास कर दिया और अंतिम जो पद है उसका अंतिम स्वर के बाद में कोई आपने प्रत्यय जोड़ा। अव्ययी भाव में तो एक ही प्रत्यय स्पष्ट टच प्रत्यय होता है, उसमें ए बसता है तो वो ए जुड़ता है। तो ऐसा उदाहरण आप आराम से ढूंढ सकते हैं। देखिए मैंने आपको कहा था कि अगर कोई अव्ययी भाव समास है उसमें आ को ए हो जाता है और गंगा को गंगम बन जाएगा। अगर किसी में ई दीर्घ है तो उसको रस्व हो जाता है। तो अब आप इस उदाहरण को देख रहे होंगे, यहाँ नदी शब्द है लेकिन नदी शब्द में दीर्घ ई होता है तो उस दीर्घ ई की जगह रस्व ई होना चाहिए था, लेकिन यहाँ नहीं हुआ। इसका मतलब यहाँ वो ई हट गया है और उसकी जगह हमने ए किया। इसका मतलब ये समासांत का उदाहरण। ऐसे देखेंगे तो स्पष्ट पहचान है। जिस शब्द में अंत में ई आता है और अगर उस ई को हटा करके ए कर दिया जाता है वो किसका उदाहरण माना जाएगा? समासांत का। जैसे देखिए पंचनदम इसका उदाहरण हो गया। इसी तरह से एक दूसरा उदाहरण पड़ा, जैसे ये लिखा उपगिरम। अब देखिए इसका विग्रह है गिरे समीपम, पहाड़ के पास। अब देख रहे हो आप ये शब्द कौन सा है? गिरी। गिरी में ई आना चाहिए लेकिन यहाँ ई नहीं आ रहा है, यहाँ ए आ रहा है। इसका मतलब ये भी किसका उदाहरण हुआ? समासांत। तो समासांत का मतलब यही है कि जहाँ उसका अंतिम जो स्वर है अगर वो स्वर चेंज हो गया है, ई की जगह ए हो गया है, ऊ की जगह भी ए हो गया है, तो वहाँ वो क्या कहलाएंगे? समासांत। ये तो हो गया स्वर वाले शब्दों में। लेकिन कुछ ऐसे हलंत शब्द भी आते हैं तो हलंत शब्दों के पीछे जो ए जुड़ेगा वो भी आपका समासांत में माना जाएगा। जैसे ये है उपराजम, तो विग्रह हुआ राज्ञ समीपम। इसका मतलब यहाँ मूल शब्द क्या है? राजन, और ये उप का पहले प्रयोग हो जाए। अब राजन में से इसको हटाएंगे, टीक भाग का जब लोप होगा न का लोप हो जाएगा और फिर उसमें टच प्रत्यय का ए जुड़ेगा। इसलिए जो हलंत शब्द होते हैं उनमें भी अगर अव्ययी भाव समास हो रहा है इसका मतलब वहाँ भी हम इस प्रत्यय का प्रयोग कर रहे हैं और इस प्रत्यय का प्रयोग करने के बाद वहाँ पर हम उसको समासांत का उदाहरण देंगे। तो किस तरह के शब्द आएंगे समासांत में? या तो वो हलंत होंगे, उनका उत्तर पद हलंत होगा, जैसे उपराजम आया, जैसे आपने लिखा उपसरदम। तो अब देख रहे हैं आप सरद शब्द हलंत होता है, इसका मतलब ये भी आपका इसमें आएगा सरदय समीपम। अर्थ तो आप पहले पढ़ चुके हो, पहले ही सूत्र पहले नियम में, उसी अर्थ तो वही रहेगा, केवल यहाँ नाम ये बताना है आपको अव्ययी भाव का कौन सा भाग है ये समासांत। हालांकि ये बहुत ऊपर की विषय वस्तु है लेकिन सरल है, इनको भी हम बुद्धि में रखें तो निश्चित रूप से हम उसमें पूर्णता की ओर चलेंगे कि समास के कोई भी अगर ऐसा उदाहरण आए तो हम उसको कर सकेंगे, ऐसा कॉन्फिडेंस जागृत होगा। इसलिए याद रखें समासांत के उदाहरणों को भी हम पहचान सकते हैं, ऐसा मनोबल बढ़ाएं अपना। जैसे सरदम लिखा आपने, जैसे मनस शब्द है तो मनसी, जैसे मान लो यही लिखा मनसी शब्द है, इसका विग्रह पहले पढ़ चुके हम सप्तमी में, तो यहाँ अधि आएगा, अधि मनसम। तो यहाँ मनस शब्द का से अंत होता है और उसको जब पूर्ण किया गया तो इसका मतलब वहाँ समासांत अव्ययी भाव समास है। अव्ययी भाव समास तो पहचान रहे हैं आपकी, अधि आ रहा है, यम आ रहा है, तो उत्तर तो भर दोगे आप। आपका रीट में तो इतना ही लेवल है कि इसमें समास बताना है तो ये तो उससे बता दोगे, लेकिन ये भी याद रखो कि ये समासांत इस तरीके से होता है। सरल है इसलिए उसको पढ़ सकते हैं, ज़्यादा कठिन है तो कोई दिक्कत नहीं है रीट के लिए, लेकिन फिर भी हम इस चीज़ को आराम से पढ़ सकते हैं। एक है जैसे अधिमनसम के साथ, एक है जैसे उपचर्मम, चर्मण समीपम, इस तरीके से। एक है जैसे प्रत्यक्षम, तो अक्षिणी प्रति, प्रति पहले पढ़ा है मैंने, प्रति विप्सा में आता है। आगे एक दूसरा नियम हो रहा है, प्रति आभिमुख्य अर्थ में भी होता है, सामने अर्थ में भी होता है, आंखों के सामने, तो उसको कहेंगे प्रत्यक्षम। तो अब यहाँ देखो प्रति शब्द है और उसके पीछे अक्षी है तो ये प्रत्यक्षी बना। अब ई हट रहा है यहाँ, इसका मतलब ये भी किस में आएगा? समासांत। तो प्रत्यक्षम
अन्वक्षम, समक्षम, पहले उपसर्ग आ रहा है, उसके बाद अक्षी को अक्षम किया जा रहा है, इसका मतलब समासांत और अव्ययीभाव समास। इस प्रकार हम पूरे अव्ययीभाव समास को पढ़ सकते हैं। समासांत तो केवल इस बात को बता रहा है कि क्या ये उदाहरण समासांत का है या नहीं है, बाकी उसके अर्थ आदि तो पहला जो नियम पढ़ा था उसके आधार पर ही हम पूरा करते हैं। इस तरीके से हम पूरे अव्ययीभाव समास को पढ़ सकते हैं। जितने भी उदाहरण हैं उनका इस तरीके से विग्रह करें आप। इस तरह के बहुत सारे उदाहरण मिल सकते हैं आपको, आ वाले, बही वाले, प्रति के रूप में भी। तो पूरा अव्ययीभाव समास को आपको इस तरीके से पढ़ें। आज अपना यह अव्ययीभाव समास पूरा हो चुका है, कल हम तत्पुरुष प्रारंभ करेंगे। अब तक आज तक आपने 2 समास पढ़े, केवल समास और अव्ययीभाव समास। दोनों के उदाहरण बिल्कुल अलग अलग हैं। आराम से इस तरीके से पढ़ेंगे, अपने समास के प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दे सकेंगे। धन्यवाद।